तो ये हो गया आपका नेशनल इनकम, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब हमारी चर्चा होगी अर्थव्यवस्था को लेकर, भारतीय अर्थव्यवस्था और उसके क्षेत्रक को लेकर के। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, हेडिंग डालिए। ये क्या है? सबका जोड़ा जाएगा। छोटा मोटा क्या है? मैं 1 रुपये भी कमा रहा हूँ तो राष्ट्रीय आय पे जुड़ेगा। जो भी उत्पाद हो रहा है, बिल्कुल छोटे मोटे का मतलब क्या है? अर्थव्यवस्था में आप 1 रुपये का भी योगदान कर रहे हैं तो भी जुड़ेगा। सब कुछ, सब कैलकुलेट, हाँ, आंकड़े सब पता चल जाता है, बैंकिंग सिस्टम से सब जुड़े हुए हैं। देखो एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं आता है उसका, कैश में लेन देन, इसी को तो ब्लैक बोलते हैं। बहुत सारा वैल्यू इतना होता है, देखो अभी पढ़ाऊंगा M1 M2 M3 सब पढ़ाऊंगा मैं। जब आप पढ़ेंगे ना, RBI के द्वारा सब कैलकुलेटेड है, कितना पैसा कहाँ चल रहा है। RBI को तो पता है ना कि उसने कितना पैसा निकाल के भेजा हुआ है, मार्केट में कितनी 2000 की नोटें हैं, कितनी 500 की नोटें हैं, कितनी, सब पता है। बैंकिंग सिस्टम में कितनी चल रही हैं, सब गणना है, सब कैलकुलेट है। कभी आप बैंक में जाएंगे तो वहाँ ऐसे जाइए, आप 10-10 की नोटें लेके जाइए, 500-500 की लेके जाइए, 2-2 हज़ार की लेके जाइए। तो हमेशा जब बैंक वाला जब जमा करता है तो अलग अलग गड्डी बना के रखता है, अलग अलग गणना करके उनको रखा जाता है। और जब आप बैंक में जाएंगे तो पीछे जमा पर्ची में एक कॉलम बना होगा, 500 की कितनी गुणे 5 इतना, वो सब क्या होता है, सब पता है बैंक को में, कितना M1 है, कितना M2 है, कितना M3 है, क्या चल रहा है। अभी पढ़ाऊंगा, उसके लिए थोड़ा सा प्रतीक्षा करो। हाँ, फिर तो अप्रत्यक्ष कर तो लगेगा ही, उत्पाद शुल्क सब कुछ, GST लगेगा इसमें। और बिल्कुल आप बहुत छोटे लेवल, अप्रत्यक्ष कर तो लगना ही है, इनडायरेक्ट टैक्स तो लगता ही है। GST नंबर तो आपको लेना पड़ेगा यदि आप कोई वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं तो। देखिए तो आप पढ़ना है आप लोगों को अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, ठीक है। डालिए भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, क्षेत्रक। आपने ये हमेशा से पढ़ रखा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक हैं, 3 क्षेत्र होते हैं, 3 क्षेत्र में अर्थव्यवस्था होती है। इसमें तकनीकी रूप से आपको जानना है कि किस क्षेत्र में क्या क्या है, किस क्षेत्र को क्यों बोलते हैं, प्राथमिक क्षेत्र किसे क्यों बोलते हैं, द्वितीयक क्यों बोलते हैं और तृतीयक क्यों बोलते हैं, तीनों में क्या अंतर है। तो 3 क्षेत्र हैं, लिख लीजिए। इसमें किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में, इसमें है नहीं कुछ, सिर्फ मुझे लिखवाना है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था मूल रूप से 3 क्षेत्रों में मूल रूप से 3 क्षेत्रों में, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में विभाजित होती है। प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में विभाजित होती है। इन क्षेत्रों में होने वाली आर्थिक क्रियाओं का योग ही, इन क्षेत्रों में होने वाली आर्थिक क्रियाओं का योग ही उस देश की सकल घरेलू उत्पाद, उस देश की सकल घरेलू उत्पाद, किसी देश की अर्थव्यवस्था मूल रूप से 3 क्षेत्रों में, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में विभाजित होती है। इन क्षेत्रों में होने वाली आर्थिक क्रियाओं का योग ही उस देश का सकल घरेलू उत्पाद का निर्माण करता है, सकल घरेलू उत्पाद का निर्माण करता है। तो तीनों क्षेत्रों का जुड़ाव होता है और इन्हीं से GDP बनता है आपका। अब जैसे हम बोलते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, इसका मतलब क्या है, क्यों कहते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था को कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था? प्राथमिक क्षेत्र कृषि है, क्यों बोल देते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में तो कृषि आता ही है, यानी रोजगार ज़्यादा दे रही है और GDP में योगदान ज़्यादा दे रही है।
जब किसी भी देश का रोजगार किसी भी सेक्टर से, देखिए 3 सेक्टर हैं, अभी मोटा मोटी मैं समझा दे रहा हूँ, बाद में डिटेल में इनका लिखवाऊंगा। पहला है प्राथमिक, जो अभी मैंने आपको लिखवाया, दूसरा है द्वितीयक सेकेंडरी, और तीसरा है तृतीयक टर्सरी। इसमें क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र, सॉरी कृषि क्षेत्र है, इसमें कृषि है। अभी कृषि ही नहीं है, और भी चीज़ें आती हैं, ठीक है। खनन इसमें नहीं आता, खनन द्वितीयक में आता है। दूसरे नंबर पे उद्योग है, और तीसरे नंबर पे आपका सेवा है। ये 3 क्षेत्र हम मानते हैं। अब इसमें किसमें क्या आता है अभी मैं लिखवाऊंगा। तो हमारे देश का जीडीपी का लगभग 17% मान लीजिए, 17% आपका कृषि सेक्टर दे रहा है, प्लस 55% आबादी आपकी यहाँ पर लगी हुई है। वैसे तो अभी 49% के आसपास आंकड़ा पहुँच गया है, 47 से 49% आंकड़ा अभी आएगा अपडेटेड इकोनॉमिक सर्वे में, तो देखते हैं। तो ये आबादी लगी हुई है, इसीलिए सबसे ज़्यादा रोजगार और जीडीपी में योगदान देने वाला सेक्टर, यदि दोनों को जोड़ दिया जाए, एवरेज निकाला जाए, तो अभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर ही बना हुआ है। चाइना में उल्टा हो गया। चाइना की इकॉनमी कैसी इकॉनमी है, उद्योग इंडस्ट्रियल सेक्टर की इकॉनमी है वहाँ की। वहाँ पर ज़्यादा जीडीपी पे योगदान उद्योग और ज़्यादा जनसंख्या उद्योग सेक्टर पे लगी हुई है, ठीक है। तो किसी देश की अर्थव्यवस्था को किस आधार पे कहते हैं कि वो देश की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, इसी आधार पे कि कितना योगदान है जीडीपी पे और कितना रोजगार लोगों को दे रहा है कौन सा सेक्टर। प्राथमिक ज़्यादा देगा तो प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक ज़्यादा देगा तो द्वितीयक, और तृतीयक ज़्यादा देगा तो तृतीयक सेक्टर। लिख लीजिए इसको, इसी बात को लिख लीजिए। अर्थव्यवस्था का जो क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान करता है, अर्थव्यवस्था का जो क्षेत्र सकल घरेलू क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान करता है, सर्वाधिक योगदान करता है, अर्थात आय अर्जन एवं रोजगार सृजन करता है, अर्थात आय अर्जन एवं रोजगार सृजन करता है, आय अर्जन एवं रोजगार सृजन करता है, वह अर्थव्यवस्था उस क्षेत्र में आधारित अर्थव्यवस्था कहलाती है, वह अर्थव्यवस्था उस क्षेत्र में आधारित अर्थव्यवस्था कहलाती है, वह अर्थव्यवस्था उस क्षेत्र में आधारित अर्थव्यवस्था कहलाती है। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। चाइना की अर्थव्यवस्था उद्योग आधारित है, कारण बस वही है जो मैंने बताया, ठीक है। अब हम भारतीय अर्थव्यवस्था के एक एक सेक्टर को देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालिए प्राथमिक अर्थव्यवस्था, प्राथमिक क्षेत्रक, प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्रक। अब मुझे कोई इसकी परिभाषा बताए, प्राथमिक क्षेत्र क्या है, प्राथमिक सेक्टर क्या है, बताइए बताइए जुबैर जी, आपका नाम क्या है, क्या नाम है? हाँ, शुभकांत जी। क्या है? जो चीज़ें प्राकृतिक तौर पर हमें मिलती हैं। अच्छा, जो चीज़ें प्राकृतिक तौर पे मिलती नहीं हैं, मिलती हैं, अच्छा ठीक है, वो सारी इसके अंदर वो सारी इसके अंदर आ जाएंगी, ठीक। कम लागत फिर क्यों ले आए? कम लागत आपने बना रखी है ना, उसको ज़्यादा महत्व तो नहीं देते ना हम। तो सरकार की पॉलिसीज़ हैं, किसानों को साथ भेदभावपूर्ण नीतियां हैं, एमएसपी कम होता है, ठीक है, वो अलग है, उस पर नहीं जाते हैं। प्राकृतिक संसाधन, ये ठीक है, थोड़ा प्राकृतिक संसाधनों पे निर्भर है। तबीयत खराब चल रही है,
क्या? जुखाम बुखार, कोल्ड ज़रूरी है, इस मौसम में होना चाहिए। लिखिए, प्राथमिक सेक्टर में अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो पूर्णतया प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहता है। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो पूर्णतया प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहता है, जो पूर्णतया प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहता है, जैसे कृषि कार्य, वानिकी फॉरेस्ट्री, वानिकी फॉरेस्ट से बना हुआ है, वानिकी। पशुपालन क्या है? एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटी है, कृषि संबद्ध गतिविधि है पशुपालन। और मछली पालन इत्यादि प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं। इत्यादि प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं, अर्थात इस क्षेत्र को कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां, एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर, कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां भी कहा जाता है। ठीक, ये हो गया आपका प्राइमरी सेक्टर। क्या हो गया? प्राइमरी सेक्टर। नेक्स्ट, सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र। अगला डालिए, द्वितीयक क्षेत्र। अब मुझे ये बताइए क्या है द्वितीयक क्षेत्र? क्या? कोई भी उत्पादन जिसमें मशीन लग जाए। मशीन ना लगे तो नहीं हो सकता। जैसे कि आपके घर में आपकी जो माँ है ना, बहुत सारे काम करती हैं और बहुत सारे कामों में मशीनें नहीं लगती हैं। जैसे कि मान लीजिए स्वेटर बुनना, मशीन लगी उसमें। प्राथमिक उत्पाद जो है उसको यूज करके, हाँ, प्राथमिक उत्पादों का प्रयोग करके जो द्वितीयक सेक्टर पे जो माल का उत्पादन किया जाता है वो द्वितीयक क्षेत्र में आता है। लिख लीजिए इसी चीज़ को, देखो तकनीकी भाषा में लिखिए। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक क्षेत्र से प्राप्त या प्राकृतिक क्षेत्र के उत्पादों को कच्चे माल के रूप में, रॉ मटेरियल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं इसे, द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, नंबर 1, लौह एवं इस्पात उद्योग, लौह तथा इस्पात उद्योग। वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, वाहन यानी परिवहन, ऑटोमोबाइल सेक्टर, बिस्किट, केक और भी जो लिखना हो लिख लीजिए। ये सब जितना भी जिसमें मैन्युफैक्चर्ड, गेहूं का प्रयोग किया गया, बिस्किट बना दिया गया, गेहूं का प्रयोग किया गया, मैन्युफैक्चर्ड करके आटा बना दिया गया, सब सेकेंडरी सेक्टर पे आएगा। ठीक है, जिसमें प्रोसेसिंग हो जाती है, खाद्य प्रसंस्करण हो जाता है, फूड प्रोसेसिंग हो जाती है, सेकेंडरी सेक्टर पे चला जाता है। ठीक, मछली है, मीट को क्या करते हैं, बढ़िया, उससे 2-3 चीज़ें ड्रग्स बन जाती हैं, दवाएं बन जाती हैं,
और उसको बढ़िया पैक करके उसको बेच दिया जाता है माल, वो भी आपका जो है सब सेकेंडरी सेक्टर पे आ जाएगा। नेक्स्ट सर लोहा है इस पार्क में 2 एक्टिविटी हैं। एक तो सिल्वर का बनना है, आयरन ओर से हम आयरन ओर को जाकर के ले जाकर के ट्रीटमेंट करके उससे फिर लोहा बनाते हैं। एक है कि आयरन ओर की हम माइनिंग करते हैं, माइनिंग भी इसी में आएगा, तो पूरा का पूरा इसी जोन में सारा इसी में। खनन भी इसी में आता है, लिख लीजिए इसमें द्वितीयक क्षेत्र में। खनन एवं उत्खनन इसको भी रखते हैं, गड़बड़ मत कीजिएगा कभी। खनन एवं उत्खनन द्वितीयक क्षेत्र में, विनिर्माण द्वितीयक क्षेत्र में, निर्माण द्वितीयक क्षेत्र में। निर्माण कंस्ट्रक्शन अलग चीज़ है और मैन्युफैक्चरिंग अलग चीज़ है ना, दोनों को अलग अलग रखते हैं। विद्युत एवं गैस जल आपूर्ति, विद्युत गैस तथा एवं जल आपूर्ति, ये भी आपका द्वितीयक क्षेत्र में आता है। ठीक है, खनन, उत्खनन, विनिर्माण, निर्माण, विद्युत, गैस, जल आपूर्ति, ये सब आता है आपका एक साथ। नेक्स्ट तृतीयक क्षेत्र, टर्सरी सेक्टर, ये क्या है? सर्विस सेक्टर भी इसे बोलते हैं। सेवा क्षेत्र, जिसमें सेवाएं प्रदान की जाएं आपको। जैसे अभी आप बैठे हुए हैं, ये कैसा सेक्टर है? सर्विस सेक्टर है। मैं आपको सेवा प्रदान कर रहा हूँ, शिक्षा दे रहा हूँ। शिक्षा एक प्रकार से सर्विस सेक्टर में आता है, तृतीयक क्षेत्र है ये। तो लिख लीजिए, इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं को शामिल किया जाता है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं को शामिल किया जाता है। विभिन्न प्रकार की सेवाओं को शामिल किया जाता है। जैसे लिख लीजिए, क्रम से लिखते चले जाइए क्या क्या चीज़ें इसमें आएंगी। नंबर 1 व्यापार, ट्रेड, व्यापार, होटल, होटल भी उसी में आएगा। परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, ये भी सर्विस सेक्टर से जुड़ा रखता है। परिवहन, संचार यानी कम्युनिकेशन, फाइनेंस, वित्तीय, जैसे आपको कोई फाइनेंस कर रहा है या किसी से आप फाइनेंस ले रहे हैं, ठीक है, तो ये भी आपका सर्विस सेक्टर से है। इंश्योरेंस, वित्तीय, बीमा, इंश्योरेंस यानी बीमा। रियल इस्टेट, रियल इस्टेट, व्यापार, व्यापार सेवाएं, व्यापार पहले आप लिख लिए हैं, व्यापार सेवाएं अलग से। बिजनेस सर्विसेज बोलते हैं ना, बिजनेस सर्विसेज, व्यापार सेवाएं। नेक्स्ट सामुदायिक एवं सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवाएं, सामुदायिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवाएं, कम्युनिटी सोशल एंड पर्सनल सर्विसेज। सामुदायिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवाएं, सामुदायिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवाएं, ठीक है, ये सब आती हैं आपके तृतीयक क्षेत्र में। अभी क्वेश्चन आता है कौन किस में क्या आता है, कभी आता है तो गलत मत करिएगा, ठीक। बताइए कुछ पूछना। पवन चक्की किस में आएगी? बिजली उत्पादन, द्वितीयक क्षेत्र, बिल्कुल पवन चक्की से हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है। हाँ, खनन को प्राथमिक में नहीं रखा गया है। कारण ये है तो प्राकृतिक संसाधन, लेकिन वो एक ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जो समय के साथ समाप्त हो जाएगा। पहली बात ये, उसकी माइनिंग करने के बाद वो जिस रूप में है उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो उसको आपको तुरंत क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, प्रोसेस करना पड़ता है। तो वो सेकेंडरी सेक्टर पे ही उसका उत्पाद प्रयोग किया जाता है। मछली को आप प्राथमिक सेक्टर में भी प्रयोग कर सकते हो। बिल्कुल, खनन के लिए भी उस सेक्टर पे भी आपको बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। प्राकृतिक रूप से लोहा ज़रूर पाया जाता है, लेकिन उसको ढूंढने के लिए, उसको पाने के लिए बहुत खर्चा हो जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट
इसमें एक चीज़ ये लिख लीजिए, देखो दो तरीके की चीज़, एक चीज़ है दिखाई दे रही है, एक चीज़ नहीं दिखाई दे रही है, दृश्य और अदृश्य। जैसे कि मान लीजिए ये आपको दिख रहा है, लेकिन मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो दिन नहीं दिख रहा है। सर्विस सेक्टर दिखाई नहीं देता है, अदृश्य होता है, ठीक है, इसे इनविजिबल सेक्टर भी बोलते हैं। और प्राथमिक और द्वितीयक को दृश्य यानी विजिबल सेक्टर भी बोलते हैं, जो दिखाई दे। तो ये भी लिख लीजिए। देखिए किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादित दृश्य, दृश्य मतलब जो दिखाई दे, किसी भी अर्थव्यवस्था में दृश्य वस्तुओं का उत्पादन प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रक के माध्यम से होता है। प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रक के माध्यम से होता है। जबकि अदृश्य वस्तुओं का उत्पादन सेवा क्षेत्र से संबंधित है। अदृश्य वस्तुओं का उत्पादन सेवा क्षेत्र से संबंधित है। संबंधित है, ठीक है। क्लियर। तो ये हो गया आपके अर्थव्यवस्था के सेक्टर, इनसे क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैंने लिखवा दिया। अब आगे मैं थोड़ा सा इस चीज़ को लूँगा, इसके बाद इसको कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा आपका ये सेक्टर। आय के प्रकार, नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए इसी में, आय के प्रकार। आय के प्रकार क्योंकि आगे सब अवधारणाएं अभी भी एक तरीके से मान लीजिए कि हम लोग अभी भी टर्मिनोलॉजी समझ रहे हैं हर चीज़ की। अभी इकोनॉमी का मेन सेक्शन अब कल से चालू होगा, ठीक है। टर्मिनोलॉजी में ही ये सब चीज़ें आती हैं, जीडीपी, एनडीपी, प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर, अभी आप जान रहे हो कि अर्थव्यवस्था की शब्दावली क्या है। अब आय के प्रकार मुझे कोई बताए कि आय कहते किसे हैं या आय कितने प्रकार की होती है। आय क्या है पहले बताओ, इनकम किसे कहते हैं, इनकम की परिभाषा बताइए। बताइए आपके लिए इनकम क्या है, अभी आपकी आय क्या है? जीरो, हाँ माइनस में, आय माइनस में नहीं होती, आ ज़्यादा ये हो सकता है कर्जधारी हो, माइनस में मत ले जाइए। कौन कहेगा मैं माइनस 1 रुपये कमाता हूँ? माइनस 1 रुपये का मतलब समझते क्या होते हैं? हर महीने आप किसी को दे रहे हैं, तो कहीं से कमा रहे होंगे तभी तो दे रहे होंगे कि घर में छाप रहे हैं। बताइए आय क्या है, इनकम क्या है, परिभाषा क्या हो सकती है? ऐसी कोई भी धनराशि जो हमें प्राप्त होती है जिसे हम वापस ना करें, जिसे हम वापस ना करें। सरकार को नहीं देना पड़ता, आय पे टैक्स नहीं देना पड़ता। सरकार को बहुत कुछ देते हैं, सरकार को आपने ये भी खरीदा तो भी देते हैं। जाता टैक्स हर चीज़ पे दे रहे हो आप, ऐसा कोई आप अभी बिल्कुल है, गाड़ी चलाएंगे आप, अभी जा रहे हैं हाईवे पे, वहाँ पे भी टैक्स आप देंगे, ठीक है, हर जगह आप दे रहे हैं टैक्स। हाँ हाँ, अच्छा लिख लीजिए, लिखिए किसी भी आय का, पहले आय की परिभाषा लिखिए तभी फिर आय में प्रकार बताऊंगा। लिखिए किसी व्यक्ति या समूह को मजदूरी, वेतन, किराया, ब्याज, लाभ, जो आपने परिभाषा दी वो अपूर्ण थी परिभाषा। अब मान लीजिए प्रीति जी आपका आय क्या है? मान लीजिए घर में हस्बैंड आने के बाद वो 2 लाख रुपए दे दिए कि लो इसे रख दो, क्या वो आय है पत्नी की? नहीं हुई ना? नहीं, इसमें निकाल ली वो आय। हाँ, उसमें जो निकाल लिया वो आय नहीं, उसे चोरी कहते हैं।
ठीक है, लिखिए वो सब नोटबंदी के सामने खुल के आया था ना, जितनी पोल पट्टी है, इनकी जितनी आय है, सरकार ने जांच बैठा दी थी कि आय कहाँ से आ गई। उसको बोलते हैं घरेलू बचत, वो बचत है। आप जो पैसा बचा के रख रहे हो वो घरेलू बचत में आएगा। चलो अलग है, उस पर नहीं जाते, आएंगे आने वाले समय में उस पर भी आएंगे। लिखिए आय को कम्प्लीटली कर लीजिए। किसी भी व्यक्ति को किससे किससे प्राप्त हो रही है? किसी मजदूरी से, वेतन से, किराया से, ब्याज से, लाभ से इत्यादि माध्यमों से जो धन प्राप्त होता है उसे आय कहते हैं, उसे आय कहते हैं। तो आय में बेरोजगारी भत्ता को जोड़ा जाएगा? जोड़ा जाएगा, क्यों नहीं? सरकार मुझे दे रही है, बिल्कुल आय है। पेंशन जोड़ी जाएगी, बिल्कुल आय है। वृद्धावस्था पेंशन जोड़ी जाएगी, वो भी आय है। आय में कोई भी माध्यम हो सकता है, ठीक है। यानी कि मैं बहुत आसान भाषा में यदि आपको बताऊं कि किसी भी प्रकार से प्राप्त होने वाला धन आय कहलाता है, ठीक है। किसी भी किस्म से, किसी भी तरीके से प्राप्त होने वाला धन आय के अंतर्गत आता है। वो भी आय, लोन है वो वापस भी करना पड़ेगा, है ना, प्राप्त हो। हाँ, ये भी बहुत बढ़िया है। कार्य और श्रम के फलीभूत जो धन प्राप्त हो वो आय कहलाता है। लेकिन आधे श्रम का मिलता है, आधे का नहीं मिलता। जैसे घर पे बहुत काम करती हैं औरतें, लेकिन मिलता है क्या? क्या मिलता है? हाँ, क्या मिला? सेवाएं हो गई, घर में सेवा, फ्री में सेवा। बेगार श्रम, वो किराया श्रम नहीं है। किराए में आपने इन्वेस्ट किया था कभी? बस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आ रहा है, रिटर्न आ रहा है, रिटर्न आ रहा है, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आ रहा है, वो आपके लाभ में आएगा। आप क्या करते हो? बैंक में बीमा खुला लेते हैं, वो हर 5 साल बाद मैच्योर हो जाता है पॉलिसी, फिर आपको रिटर्न आना चालू हो जाता है। अटल पेंशन योजना, कोई भी पेंशन योजना है, आप क्यों लगवा रहे हो? ताकि आपको एक समय बाद रिटर्न मिलना चालू हो जाए। तो ये किराया एक रिटर्न है। आपने एक इन्वेस्ट की बड़ी पूंजी, उसका आपको रिटर्न मिलना चालू हो गया, समझ रहे हैं? तो किराया में बिल्कुल मानेंगे आप। चलिए नेक्स्ट, अब आय कितने प्रकार की होती है, कोई मुझे बताए आय कितने प्रकार की होती है? देखो, देश की आय के लिए तो मैंने बताया कि देश की आय को क्या क्या कहते हैं। जीडीपी बोलते हैं देश की आय को, एनडीपी बोलते हैं, जीएनपी बोलते हैं, एनएनपी बोलते हैं, सब देश की आय है। हम व्यक्ति अपनी पर्सनल बात करें तो आय में एक आता है प्रति व्यक्ति आय, है ना। प्रति व्यक्ति आय कितनी है ये भी जानना चाहिए। आय में एक आता है व्यक्तिगत आय कितनी है, पर्सनल इनकम कितनी है, एक अलग बात, अलग अवधारणा है। पर्सनल इनकम अलग अवधारणा है, प्रति व्यक्ति आय अलग अवधारणा है। एक होता है व्यय योग्य आय, ये अलग अवधारणा है, और एक होता है वास्तविक आय, ये अलग अवधारणा है। तो लिखिए आय के प्रकार। आय के प्रकार लिखिए, नंबर 1 प्रति व्यक्ति आय, सबकी मैं एक एक हेडिंग लिखवा दूंगा। प्रति व्यक्ति आय, फिर व्यक्तिगत आय, पर्सनल इनकम, फिर व्यय योग्य आय, डिस्पोजल इनकम बोलते हैं इसे, व्यय योग्य आय, डिस्पोजल इनकम, व्यय योग्य आय। वास्तविक आय यानी रियल इनकम कितनी है आपकी, रियल इनकम कितनी है। तो अब बताइए प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम क्या होती है? प्रति व्यक्ति आय क्या है? किसी आय से जो आश्रित है, अच्छा, किसी आय नहीं ऐसा। प्रति व्यक्ति आय राष्ट्र के संदर्भ पे देखा जाए, राष्ट्र के संदर्भ में हम राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या कर दें या जनसंख्या में राष्ट्रीय आय का भाग दें, क्या करना है हमें? किसको किधर भाग देना है? किसे नीचे करना है, किसे ऊपर करना है? जनसंख्या नीचे करना है, राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या करना है। तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी प्रति व्यक्ति आय है ना। ये राष्ट्र की आय है। अभी आपके घर पे बात करते हैं। आपके घर पे कमाने वाला एक व्यक्ति है जो 5,000 या मान ली 50,000, 5,000 बहुत कम है। एक व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में है जो 50,000 रुपये पा रहा है। बाकी के आपके घर में 5 सदस्य हैं टोटल, सब आश्रित हैं एक के ऊपर। तो यदि आप देखेंगे तो आपके घर में प्रति व्यक्ति आए तो 10,000 रुपये पर पर्सन आएगी, है ना। लेकिन है क्या इन 4 लोगों की आय? ये इनकी तो 0 है, ये तो आश्रित हैं।
वैसे ही देश में हर व्यक्ति क्या यदि प्रति व्यक्ति आय को देखा जाए तो प्रति व्यक्ति आय क्या है, एक एवरेज आय है। लेकिन क्या हर व्यक्ति देश में मान लो देश में यदि हम ये भाग देते हैं तो निकल के आता है आपका, मान लो 40,000 रुपये निकल के आता है कि प्रति व्यक्ति आय देश में 40,000 रुपये है। बताओ है क्या? नहीं। मुझे तो नहीं मिलता, 2 रुपये भी नहीं मिलता। एक मजदूर है, वो बेचारा दिन भर काम करता है, किसी दिन कुछ नहीं मिलता, महीने के 5,000 रुपये भी नहीं मिलते उसे। ये तो एवरेज निकाल लिया गया है, ठीक है। तो लिखिए पहले प्रति व्यक्ति आय। एक वित्तीय वर्ष में देश की कुल राष्ट्रीय आय से, एक वित्तीय वर्ष में देश की कुल राष्ट्रीय आय से उस देश की वर्तमान जनसंख्या को भाग देने पर, उस देश की वर्तमान जनसंख्या को भाग देने पर जो कुछ भी शेष आता है या जो कुछ भी भागफल आता है, जो भी लिखना हो, भाग देने पर जो राशि प्राप्त होती है, ये लिख लीजिए, जो राशि प्राप्त होती है वह देश की प्रति व्यक्ति आय कहलाती है, पर कैपिटा इनकम कहलाती है। वह देश की प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। ये हो गई एक बात। अगली बात, ये तो हो गई प्रति व्यक्ति आय। अगली बात करते हैं पर्सनल इनकम की। ये क्या है बताइए, पर्सनल इनकम क्या है? ये पर्सनल इनकम है, उस व्यक्ति की पर्सनल इनकम है। बाकी आपकी पर्सनल इनकम, व्यक्तिगत आय कुछ नहीं है। हम राष्ट्र के संदर्भ में देखते हैं, लिख लीजिए इसके बारे में। लिखिए राष्ट्र के लोगों तक पहुंचने वाली आय। जैसे आप तक पहुंचने वाली आय क्या है अभी? कुछ नहीं, तो आपकी इनकम 0। राष्ट्र के लोगों तक पहुंचने वाली आय व्यक्तिगत आय कहलाती है, व्यक्तिगत आय कहलाती है। ठीक, नेक्स्ट, व्यय योग्य आय, डिस्पोजल इनकम किसे कहते हैं बताइए? डिस्पोजल इनकम क्या है? व्यय योग्य आय क्या है? यहाँ पे जॉब वाले तो इसमें नहीं है, तब भी आपकी इनकम है, कुछ आपकी भी इनकम है, तो क्या है डिस्पोजल इनकम क्या है? हाँ, इनकम और डिस्पोजल इनकम में कुछ अंतर होता है। पर्सनल इनकम आपकी कुछ और होगी, लेकिन डिस्पोजल इनकम कुछ और होगी। क्या अंतर है दोनों में? आप इनकम ज़्यादा करते होंगे, पर्सनल इनकम आपकी ज़्यादा होगी, डिस्पोजल इनकम आपकी कम होगी। कैसे? टैक्स दोगे सरकार को, घटाना पड़ेगा, है ना। बहुत सारे टैक्सेस उसमें घट जाते हैं, उन सभी टैक्सों को जब हटा देते हैं तो जो राशि बचती है वो मेरी व्यय करने वाली राशि बचती है। पूरे पैसे को मैं खर्च नहीं कर सकता। यदि मेरी एक निश्चित दायरे से ऊपर मेरी राशि जाती है तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा, और टैक्स बहुत प्रकार के होते हैं। लिख लीजिए इसको, व्यय योग्य आय। व्यय योग्य आय लिखिए, व्यक्तिगत आय में से प्रत्यक्ष करों, डायरेक्ट टैक्सेस व्यक्तिगत आय में से प्रत्यक्ष करों को घटाने के बाद, प्रत्यक्ष करों को घटाने के बाद बची आय आमतौर पर व्यय योग्य राशि आय कहलाती है। आमतौर पर व्यय योग्य आय कहलाती है। व्यय योग्य आय कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट, वास्तविक आय, रियल इनकम। अब बताओ रियल इनकम क्या है? बचत को बोलेंगे। मान लीजिए 2 महीने लगातार, इस महीने आपने 50,000 रुपये कमाए, इस महीने भी आपने 50,000 रुपये कमाए, ठीक है।
इसमें आपका इनकम टैक्स कुछ गया, मान लीजिए इनकम टैक्स तो आपका साल ही में जाना है, पूरा TDS भरते हैं आप। अब इसमें आपका रियल इनकम क्या होगा, दोनों महीनों में कैसे रियल इनकम निकालेंगे आप, दोनों में क्या अंतर है? इस महीने 50,000 कमाना इक्वल टू इस महीने 50,000 कमाना, दोनों में अंतर क्या है? राशि तो इक्वल है। अच्छा, इस महीने ज़्यादा खर्चा कर दिए। क्या इस महीने जो महंगाई है वो अगले महीने भी रहेगी? घटिया बढ़ जाएगी। इस महीने हो सकती है आपकी क्रय शक्ति ज़्यादा हो, आप ज़्यादा चीज़ें 50,000 में खरीद लें क्योंकि महंगाई कम है। अगले महीने महंगाई इतनी बढ़ गई कि दाल का रेट 200 रुपये किलो पहुँच गया, जहाँ दाल 1 रुपये के 1 किलो खरीदते थे अब आधा किलो में काम चलाना पड़ा। प्याज के रेट बढ़ गए, हर चीज़ का रेट बढ़ गया, यही 50,000 रुपये कम लगने लगा। तो आपकी रियल इनकम क्या होती है? महंगाई दर को घटा दिया जाता है। ठीक है, लिख लीजिए वास्तविक आय। व्यय योग्य आय में से, व्यय योग्य आय में से आपको लग रहा है कि आपकी आय 50,000 रुपये है, लेकिन हर साल महीने आपकी आय घट जाती है, आपकी रियल इनकम कम होती रहती है। समझ रहे हैं? तभी सरकार क्या करती है, सरकारी सेवाओं में जो लोग होते हैं सरकार उनका TADA बढ़ाती रहती है, अलाउंसेस बढ़ाती रहती है, महंगाई भत्ता बढ़ जाता है ताकि उनकी रियल इनकम में किसी तरीके का फ़र्क ना पड़े। नहीं तो सरकारी कर्मचारी क्या करेंगे, घूस लेना चालू कर देंगे। हड़ताल उनको ज़रूरत थोड़ा ना है। ठीक है, तो भ्रष्टाचार ना बढ़ने पाए इसलिए महंगाई भत्ता लगातार बढ़ाती रहती है सरकार, है ना। लिख लीजिए इसको। व्यय योग्य आय में से जब उस समय की महंगाई के प्रभाव को घटाते हैं तो वास्तविक आय प्राप्त होती है, तो वास्तविक आय प्राप्त होती है। इसे वास्तविक मजदूरी भी कहते हैं, रियल वेज भी कहते हैं। इसे वास्तविक मजदूरी भी कहते हैं, रियल वेज भी कहते हैं। ये हो गई आपकी कंप्लीट। अब जो मैं आपको पढ़ाऊँगा कुछ फैक्ट्स बताऊँगा, फैक्ट्स के बाद कुछ शब्दावली। हर चैप्टर को ख़त्म करने के बाद मैं शब्दावलियाँ बता रहा हूँ, तो कुछ शब्दावली टर्मिनोलॉजी लिखवाऊँगा, इसके बाद आपको कुछ मैं फैक्ट्स बताऊँगा। तो नेशनल इनकम का चैप्टर आपका अब समाप्त होता है। अब मेरी चर्चा होगी आपसे कुछ इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट डालिए राष्ट्रीय आय